हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज़ ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या था कि इनपुट के टाइम पे मीन्स परचेज के टाइम पे आप जो इनपुट टैक्स दे के आते हो ना, उसका क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड ITC। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि परचेज के टाइम पे आपने GST दिया होगा और सेल के टाइम पे आपने कस्टमर से लिया होगा। तो जो कस्टमर से आपने टोटल GST कलेक्ट किया है उसमें से आप माइनस कर लेते हो जो आपने परचेज के टाइम पे दिया था। तो लिया था माइनस दिया था इज इक्वल टू जो बैलेंस बचता है वो आप डिपार्टमेंट को जमा कराते हो, वो आप गवर्नमेंट को जमा कराते हो। डन। तो मीन्स आपने जो परचेज के टाइम पे GST दिया था उसको जो आप माइनस कर रहे हैं सेल के टाइम पे, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड देखो, GST के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे कि कब CGST लगेगा, कब SGST लगेगा, कब UTGST लगेगा, कब IGST लगेगा, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, CGST का क्रेडिट SGST के लिए है कि नहीं है, उसके तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज तो हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक से शुरू करना था, राइट? ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो, जो ITC दिया हुआ है उस ITC के लिए हम लोगों को सेक्शन डिस्कस करने थे, सेक्शन 16, 17, 18 और साथ में रूल्स भी अप्लाई होंगे 36, 37, 40, 42, 43 एंड 44। ये रूल्स भी अप्लाई होंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स होता क्या है। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ 2 क्लोज 62 में दिया हुआ है व्हाट इज़ इनपुट टैक्स और क्या कहता है। देखो, इनपुट टैक्स के बारे में, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मीन सबसे पहली चीज़, ये इनपुट टैक्स की डेफिनेशन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के। क्यों? क्योंकि देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर आप हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, और जब इनपुट टैक्स का क्रेडिट ही नहीं मिलेगा तो इनपुट टैक्स की जो मीनिंग है वो आपके लिए रिलेवेंस नहीं रखती। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट हम सिर्फ किसको दे रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो इनपुट टैक्स होता क्या है, इसका मतलब भी किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए रेलेवेंट है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? देखो कि इनपुट टैक्स में सेंट्रल टैक्स भी आएगा मीन्स CGST भी आएगा, स्टेट टैक्स भी आएगा मीन्स SGST भी आएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स भी आएगा मीन्स IGST भी आएगा, यूनियन टेरिटरी टैक्स मीन्स UTGST भी आएगा, राइट? और किस पे चार्ज हुआ ये? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स पे हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे हो। ठीक है जी। तो मीन्स इनपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि इनपुट टैक्स का मतलब परचेज के टाइम पे अगर आपने CGST, SGST, IGST, UTGST इनमें से कोई भी टैक्स अगर आपने दिया था, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, राइट? और साथ में क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स। कहते हैं इनपुट टैक्स में ये भी काउंट होगा। क्या काउंट होगा? देखो, ऊपर वाले टैक्सेस तो इंक्लूड होंगे ही होंगे इनपुट टैक्स में, और ये भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? नंबर 1, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज IGST। किस चीज़ पे? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे। कहते हैं जब भी आप गुड्स का इंपोर्ट करोगे तो भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है और साथ में IGST भी लगता है। तो जो IGST लगा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे वो भी किस में काउंट होगा? इनपुट टैक्स में। और साथ में क्या कहता है? देखो, टैक्स पेबल अंडर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। कहते हैं सेक्शन 9, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में जो टैक्स लगा था वो भी इनपुट टैक्स में काउंट होगा। अब ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में देखो हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं यहाँ 9(3) में। 9(3) में वैसे तो ना देखो, ये दोनों ही सबसेक्शन 9(3), 9(4) किसके हैं? RCM के हैं। किसके हैं ये दोनों ही सेक्शन? RCM के हैं। RCM का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का? इसका मतलब ये है, देखो नॉर्मली तो GST में रजिस्ट्रेशन कौन कराता है भाई? सप्लायर की रिसिपिएंट, सप्लायर। ठीक है ना, GST में रजिस्ट्रेशन कौन कराता है? सप्लायर।
और गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कौन कराता है? वो भी सप्लायर ही कराता है नॉर्मली तो। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां रजिस्ट्रेशन भी कौन कराएगा? रेसिपिएंट। गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कौन कराएगा? वो भी रेसिपिएंट। दैट इज कॉल्ड आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, एक है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये तो जो सेक्शन 9(3) है ना भाई, ये तो यहाँ कुछ गुड्स नोटिफाइड है, कुछ तो गुड्स नोटिफाइड है, नोटिफाइड गुड्स, और भाई कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हैं, नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज कुछ ऐसे हैं जहां टैक्स या जीएसटी आरसीएम बेसिस पे लगेगा। मीन्स अगर आप ये गुड्स खरीद रहे हो ना तो जीएसटी सप्लायर जमा नहीं कराएगा, आप जमा कराओगे। इसी तरह से अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आप हायर कर रहे हो ना तो रेसिपिएंट हो ना आप, सप्लायर तो कोई और है। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन जमा कराएगा? कहते हैं रेसिपिएंट जमा कराएगा जी, सप्लायर से मतलब नहीं है, राइट। और 9(4) जो है ना, ये 9(4) सेक्शन भाई डेंजरस सेक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है डेंजरस सेक्शन? ये पता क्या कहना चाहता है? वो ये कह रहा है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाई कर रहा है, किसको? किसी रजिस्टर्ड डीलर को, ठीक है। कोई अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर को, किस चीज़ की सप्लाई कर रहा है? या तो गुड्स की या सर्विसेज की या बोथ। तो 9(4) ये कहता है कि भाई जो रजिस्टर्ड डीलर है ना, वैसे तो ये रेसिपिएंट है, सप्लायर नहीं है ये, क्योंकि सप्लाई तो अनरजिस्टर्ड डीलर ने किया। ये क्या है? रेसिपिएंट है, ठीक। तो वही कहना चाह रहा है कि ये जो रेसिपिएंट है ये जीएसटी जमा कराएगा, ये जीएसटी डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट को। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ये तो बड़ा खतरनाक सेक्शन है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीद रहा हूँ या सर्विसेज खरीद रहा हूँ या सर्विसेज हायर कर रहा हूँ तो जीएसटी वो तो जमा कराएगा नहीं, क्योंकि उसका टर्नओवर तो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। तो ना उसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना वो जीएसटी जमा कराएगा, उसके बिहाफ पे मुझे जमा कराना है। ऐसा बोलता था ये सेक्शन 9(4), इसलिए डेंजरस सेक्शन है। ऑब्लिगेशन उसकी है, मीट आउट मैं करूँ, सिरदर्दी मैं लूँ। समझ रहे हैं बात? तो ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सबके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। मैं ऐसे डीलर से गुड्स खरीदूंगा ही नहीं जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड डीलर से मैं गुड्स खरीदूंगा ही नहीं। अगर खरीदूंगा तो उसके बिहाफ पे जीएसटी मुझे जमा कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा उस रजिस्टर्ड डीलर को कि भाई या तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा ले, वरना मैं तो तुझसे सप्लाई लूंगा नहीं। तो वो छोटे मोटे जो लोग हैं उन्हें भी बेचारों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फिर तो, राइट। तो ये इसलिए डेंजरस सेक्शन कहलाता है। ये जो सेक्शन 9(4) है ना, ये शुरू से ही ना पोस्टपोन्ड होते आ रहा है, डेफर होते आ रहा है, पोस्टपोन्ड होते आ रहा है, डेफर होते आ रहा है। लेटेस्ट जो डेफर हुआ था 30 सितंबर 2019 तक के लिए डेफर हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद ना इस सेक्शन को ही अमेंड कर दिया, इस सेक्शन में ही अमेंडमेंट कर दिया अब इन्होंने। अब अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, ये रजिस्टर्ड डीलर है। तो ये जो रजिस्टर्ड डीलर है ना, इनको भी नोटिफाई करेंगे कौन से वाले डीलर है ना। तो नोटिफाइड रजिस्टर्ड डीलर अगर सप्लाई ले रहा है किसकी? सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की। सभी गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं की अमेंडमेंट में अब इन्होंने, कि नोटिफाइड रजिस्टर्ड डीलर अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई लेगा किससे? अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो सेक्शन 9(4) अप्लाई होगा। तो अभी तक ये गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए नहीं है इन्होंने, समझ गए बात? तो एक तरह से सेक्शन 9(4) शुरू से ही क्या चला रहा था? पहले डेफर होते आ रहा था और अभी एक तरह से डोरमेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है। कौन से गुड्स और सर्विसेज को 9(4) में इंक्लूड करेंगे? डन। तो ये बात हो गई देखो आरसीएम की, सेक्शन 9(3), 9(4) की है ना। चलो आगे चलते हैं जी। तो 9(3), 9(4) की बात की है अभी हमने। अब इसी तरह से ये सारे सेक्शन देखो पैरेलल चल रहे हैं इसके, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। तो वो जो सेक्शन 9 था ये तो किस एक्ट का था?
ये तो था CGST एक्ट का। सेक्शन 5 किस चीज़ का है? IGST एक्ट का है। इसी तरह से सेक्शन 9(3) एंड 9(4) फिर से आ गया, ये किसका है? SGST एक्ट का है। इसी तरह से 7(3), 7(4) किसका है? UTGST एक्ट का है। तो ये बी पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं किस एक्ट की? CGST एक्ट की। सी में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? IGST एक्ट की। डी पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? SGST एक्ट की। और ई पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? UTGST एक्ट की। समझ गए? और सेक्शन वही है कि सबसेक्शन 3 में सबके क्या चले गए? जितने भी सबसेक्शन 3 चल रहे हैं इनमें क्या चलेगा? नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज। और सबसेक्शन 4 में जो बात हो रही होगी किसकी हो रही होगी? डेंजरस सेक्शन। समझ गए बात? चलो ठीक है। तो ये सब इनपुट टैक्स में ही काउंट होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। कहते हैं अगर आपने टैक्स पे किया था कंपोजिशन लेवी से, मीन्स आपने कंपोजिशन स्कीम अवेल की थी, तो उस पर जो आपने टैक्स दिया होगा एक फिक्स रेट से, वो इनपुट टैक्स में काउंट नहीं होगा। इट मीन्स उसका कभी भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कंपोजिशन रेट से अगर आपने टैक्स दिया है तो उस पर आपको ITC नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। और सेक्शन 2 क्लॉज 63 क्या कह रहा है भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब बता रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, वो क्या था? इनपुट टैक्स था सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 2 क्लॉज 63 में। तो वो ये कहना चाह रहा है जितने भी इनपुट टैक्सेस आपने दिए थे, अगर आप वो माइनस कर रहे हो सेल के टाइम पे, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। बस इतनी सी बात है। ये हम लोगों ने जो डिफरेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, वहीं से कवर अप हो जाता है ये पूरी बात। तो यहाँ दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें 2 क्लॉज 63। ठीक है जी। तो 2 क्लॉज 63 तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि इनपुट के टाइम पे जो आपने टैक्सेस दिए थे, इनपुट टैक्सेस जो दिए थे, उनको आप माइनस कर रहे हैं सेल के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलो जी सेक्शन 16 पे आते हैं। सेक्शन 16 क्या कह रहा है जी? देखो, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग ITC अंडर सेक्शन 16, और साथ में रूल 36 एंड 37। तो सेक्शन 16(1) क्या कह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के लिए। तो उन्हीं कंडीशंस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल। तो सबसे पहली चीज़, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये सिर्फ किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलेगा। नंबर 2, shall be entitled to take input tax credit charged on any supply of goods or services which are used or intended to be used in business or in course or furtherance of business। तो सेकंड कंडीशन क्या हुई कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं या जो सप्लाई ली है उसको आप कहाँ यूज़ करोगे? यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो बिजनेस के लिए यूज़ करोगे या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। डन। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर मैं सप्लाई ले रहा हूँ किस चीज़ की? ये डिजिटल पैड की, कैमरा की, लैपटॉप की, तो ये तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस ही हो गया ना। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या हुआ कि मैं फ्री सेमिनार अरेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो फ्री सेमिनार प्रोवाइड करने के लिए मैंने स्पेशली लैपटॉप खरीदा है, तो वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब उस पर भी मैं ITC ले सकता हूँ, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which are used or intended to be used in the business or in course of furtherance of business। and third condition क्या है? said amount shall be credited to electronic credit ledger। कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपने मेंटेन किया होगा उसमें रिकॉर्डिंग भी करना इसकी आप। और एक कंडीशन और बना लो, फोर्थ कंडीशन, कि आप कंपोजिशन डीलर नहीं होने चाहिए, नॉट अ कंपोजिशन डीलर, नॉट अ कंपोजिशन डीलर। ये फोर्थ कंडीशन हो गया एक तरह से। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको ITC मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 4 कंडीशन क्या हुई? नंबर 1, आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपने जो सप्लाई ली है किस लिए ली है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे। और नंबर 4, आप कंपोजिशन डीलर नहीं होने चाहिए, आपने कंपोजिशन स्कीम ना ले रखी हो, तो आपको ITC मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है जी।
तो चलो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पे चलते हैं। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, देखो, रजिस्टर्ड पर्सन shall be allowed to take input tax credit if he has complied with the following conditions। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 61 क्या बोलता था कि आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन को भी अगर मिलेगा ना तो सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस मिलेगा। तो कंडीशन बता रहा है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आईटीसी मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अनरजिस्टर्ड को तो मिलेगा ही नहीं, कंपोजिशन डीलर को भी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या कंडीशंस हैं जी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो उसके पास या तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप गुड्स या सर्विसेज लेके आए होंगे, इनवर्ड सप्लाई रही होगी, है ना, तो आपने क्या किया, जब भी गुड्स और सर्विसेज खरीदे होंगे, हायर किए होंगे, तो उस पर जीएसटी तो दिया होगा ना। तो सप्लायर ने आपको इनवॉइस भी दिया होगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। तो इनवॉइस दो तरह के होते हैं, एक टैक्स इनवॉइस होता है, एक रिटेल इनवॉइस होता है। रिटेल इनवॉइस तो होता है देखो कंज्यूमर के लिए, जिसको आईटीसी की ज़रूरत नहीं है, जो इन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, यूज़ कर लेगा। और जो टैक्स इनवॉइस होता है डीलर के लिए होता है, वो मीन्स वो उस डीलर के लिए है जो इन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, गुड्स हैं तो रीसेल करेगा और सर्विसेज हैं तो फिर से प्रोवाइड करेगा। मीन्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं तो, और पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलता, उसमें क्या मिलता है, रिटेल इनवॉइस एक तरह से। तो मीन्स अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस है तो आप आईटीसी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अगर आप डीलर हैं, जब भी गुड्स खरीदने जाएंगे तो सप्लायर को बोल देना, एक बार क्या बोल देना कि सर मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए, रिटेल इनवॉइस नहीं चाहिए, मैं भी दुकानदार हूँ, मुझे ये गुड्स दोबारा से बेचना है। तो जो सप्लायर वो पूछेगा, अच्छा आप दुकानदार हो, शॉपकीपर हो या डीलर हो, तो आपके पास फिर भाई GSTIN भी होगा, तो वो नंबर दो मुझे, वो मांगेगा। तो टैक्स इनवॉइस पे वो मेंशन भी कर सकता है आपका नंबर। और अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके पास GSTIN होगा ही नहीं और ना आपको आईटीसी मिलेगा। डन। तो आपके पास टैक्स इनवॉइस है तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो या तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जिसके बेस पे आप आईटीसी ले रहे हो, या फिर आपके पास डेबिट नोट हो, या फिर बिल ऑफ एंट्री हो। तो डेबिट नोट का यूज़ कब होगा, मान लो आपने ना कुछ गुड्स बेचे थे, गुड्स सोल्ड बट रिटर्न, आपने कुछ गुड्स बेचे थे वो वापस आ गए। क्यों वापस आ गए, वो गुड्स डिफेक्टिव होंगे, ख़राब होंगे, तो वो गुड्स आपके पास क्या हुआ, वापस आ गए। तो जो बायर था ना वो क्या करेगा, वो आपको डेबिट नोट देगा, वो अपनी बुक्स में आपको डेबिट करेगा कि सर ये गुड्स सेलेबल नहीं है, ये गुड्स मैं आपको वापस भेज रहा हूँ और इतनी अमाउंट से मैं आपको डेबिट कर रहा हूँ। तो वो आपको एक डेबिट नोट देगा, उसके बेस पे आप आईटीसी ले सकते हैं। तो इट मीन्स जब आपने सेल की होगी तो उस कस्टमर से जितना जीएसटी आपने लिया था वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा। अब बाद में ये सेल रिटर्न का केस बन गया, तो वही कहना चाह रहा है जितना जीएसटी आप इस सेल पे जमा करा चुके थे उसका आईटीसी ले लेना। जब ये गुड्स क्या हो जाएगा, वापस आ जाएंगे या सेल रिटर्न हो जाएगी, तो सेल रिटर्न के टाइम पे आपके पास डेबिट नोट होगा, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। और बिल ऑफ एंट्री तो कब यूज होगा, इन केस ऑफ इम्पोर्ट। समझ रहे हैं बात, कि अगर आपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यूज किया, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लिया, गुड्स का इंपोर्ट किया आउटसाइड इंडिया से, तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, बिल ऑफ एंट्री। उस बिल ऑफ एंट्री के बेस पे भी आप आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 31(3)(f) क्या कह रहा है, वो आरसीएम की बात कर रहा है कि आरसीएम के बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स आपने जमा कराया होगा। ठीक है, जो सप्लायर है उसने तो जमा नहीं कराया, तो जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस कैसे देगा आपको, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता वो। तो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा करा रहे हैं, आईटीसी मिलेगा ना आपको उस केस में भी, तो क्या करो, shall issue an invoice in respect of supply received by him from the supplier who is not registered। तो आप खुद इनवॉइस इशू करेंगे। कौन इनवॉइस इशू कर रहा है यहाँ, रेसिपिएंट। तो अपने आप इनवॉइस इशू करेंगे अपने फेवर में, उसके बेस पे आप आईटीसी ले लेंगे। डन। चलो जी, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी, इन शॉर्ट फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसी के बेस पे आप आईटीसी लेंगे। तो या तो टैक्स इनवॉइस हो आपके पास, या डेबिट नोट हो आपके पास,
या बिल ऑफ एंट्री हो आपके पास। नंबर 2 में आते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, मीन्स गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए तभी आईटीसी ले सकते हैं आप, अदरवाइज आईटीसी नहीं ले सकते। अभी ये गुड्स और सर्विसेज अगर रास्ते में हैं और आप आईटीसी लेना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मान लो आपके पास टैक्स इनवॉइस तो आ गया बाय कोरियर या बाय पोस्ट, बट गुड्स अभी भी रास्ते में है, तो क्या आप आईटीसी ले सकते हैं? कहते हैं नहीं, जिस डेट को ये गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाएंगे आपकी फैक्ट्री में, उस डेट को आईटीसी लेना, आप उससे पहले नहीं ले सकते। और देखो ज़रूरी नहीं है ये गुड्स और सर्विसेज आप खुद रिसीव करें, आपके बिहाफ पे एजेंट भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये गुड्स और सर्विसेज आपके बिहाफ पे आपके एजेंट ने रिसीव किए हैं तो भी आप आईटीसी ले सकते हैं। समझ गए बात? ठीक है जी। लो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रिसीप्ट ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, है ना। लाइक फॉर्म मान लो ये सप्लायर है जी, ये सप्लायर तो है मान लो साउथ दिल्ली में, ठीक है। और ये जो रेसिपिएंट है जो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है वो कहाँ है? वेस्ट दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो रेसिपिएंट है ना वेस्ट दिल्ली में, इसकी फैक्ट्री है कोई या प्लेस ऑफ बिजनेस है कहाँ? साउथ दिल्ली में है जी, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, या तो पहले ये सप्लायर ये गुड्स रेसिपिएंट को भेजे यहाँ और फिर रेसिपिएंट इसको साउथ दिल्ली में भेजे मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत बढ़ जाएगी। तो ये रेसिपिएंट क्या कह रहा है कि भाई पैसे मैं भेज देता हूँ तुझे यहाँ से, पेमेंट मैं कर देता हूँ, और एक काम करो इस गुड्स की डिलीवरी ना वहाँ मेरी फैक्ट्री में दे दो आप गुड्स की डिलीवरी, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों बढ़ाएं हम लोग, ठीक है। तो इस बार ये गुड्स की डिलीवरी कौन ले रहा है? फैक्ट्री वाला, मतलब जो हमारा एजेंट है एक तरह से वो ले रहा है, ठीक। तो ये भी क्या कहलाएगा? रेसिपिएंट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स। तो जब ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे ना फैक्ट्री में या साउथ दिल्ली में, तब आप आईटीसी ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। तो जब तक ये गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी, ये गुड्स रिसीव नहीं हो जाएंगे इस फैक्ट्री में, तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन क्या कहना चाह रहा है? गुड्स की डिलीवरी, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए फैक्ट्री में तभी आईटीसी लेंगे आप, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर ये गुड्स रिसीव कर रहे हैं आप इंस्टॉलमेंट्स में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है जी। तो मान लो मैंने ना 50 चेयर खरीदी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, टैक्स इनवॉइस मेरे पास एक ही है, ठीक है। अब वो 50 चेयर ना भाई मान लो 5 इंस्टॉलमेंट में डिलीवर होंगी मुझे, 10 चेयर आज, 10 चेयर परसों, 10 चेयर फिर 10 दिन बाद, फिर 10 चेयर 20 दिन बाद, फिर सबसे लास्ट वाली चेयर 10 चेयर कब डिलीवर होंगी? 2 महीने बाद मान लो। तो मैं आईटीसी कब ले सकता हूँ? इन 50 की 50 चेयर का आईटीसी कब लूँगा? जब मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली होगी, ऐसे नहीं 10-10 शेयर का, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो मेरे पास एक ही है। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी तब आईटीसी ले सकते हैं, उससे पहले आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो देखो लिखा भी है इसमें, इफ़ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी तब टैक्स क्रेडिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं? देखो थर्ड कंडीशन, द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ एक्चुअली बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। वो ये कहना चाह रहा है सप्लायर ने ये जीएसटी जमा करा दिया हो गवर्नमेंट को, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज की बात करूँ तो इट शुड बी पेड बाय द रेसिपिएंट। इस बार तो जमा भी आप ही को कराना है और आईटीसी भी आप ही को लेना है, तो जो आप डिपॉजिट कर दोगे उसी के बाद आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डन, ठीक है जी। तो ये जो फोर्थ कंडीशन है GSTR 3 वाली, ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। डन। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट मेड पेमेंट टू द सप्लायर, कि जो रेसिपिएंट है अगर उसने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, इट मीन्स क्रेडिट परचेज वाली बात हो गई एक तरह से, तो इवन इन दैट केस टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। उस केस में भी आप आईटीसी ले सकते हैं, बट सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रेसिपिएंट की बात हो रही है, but such registered person
should make payment for supply plus tax within 180 days from the date of issue of invoice. Otherwise amount of ITC is to be paid along with interest. ये बात समझ में आ रही है? वही कहना चाह रहा है, अगर क्रेडिट सेल का केस था, मान लो मैंने किसी से क्रेडिट परचेज किया है गुड्स की, तो मैंने तो अभी पेमेंट किया ही नहीं सप्लायर को, तो क्या तब भी मैं ITC ले सकता हूँ? वो कह रहा है बिल्कुल ले सकते हो, ITC आप अभी ले लो, बट 180 दिन के अंदर अंदर आप सप्लायर को पेमेंट कर देना। और अगर आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ITC आपने 180 दिन पहले लिया था वो भी रिवर्स करना और साथ में ब्याज भी देना। इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? कहता है एज पर सेक्शन 50 इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी? 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट टिल द डेट व्हेन द अमाउंट इज एडिड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। समझ गए? तो 18% इंटरेस्ट और देना साथ में। ठीक है, तो मीन्स इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने क्रेडिट परचेज किया था ITC आप अभी ले लो, बट 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट कर देना। और अगर आपने विद इन 180 डेज सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जो आपने ITC ले रखा था वो रिवर्स करना और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा आपको 18% पर एनम के हिसाब से। और अगर आप बाद में पेमेंट कर देते हो, फिर मान लो 200 दिन 250 दिन या 300 दिन के बाद पेमेंट कर देते हो, तो भाई फिर से रिक्रेडिट ले लेना। देखो लिखा भी होगा, इफ पेमेंट इज सब्सिक्वेंटली मेड ही कैन अगेन टेक टैक्स क्रेडिट। तो हम कह सकते हैं रिक्रेडिट ले लेना इसका। अगर आपने बाद में दे दिया सप्लायर को पेमेंट तो रिक्रेडिट ले लेना। डन? ठीक है जी। तो ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा? कुछ कंडीशंस हैं कि भैया रजिस्टर्ड सप्लायर को भी हम क्रेडिट कब देंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन नंबर 1, आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। नंबर 2, आपने ये गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर ली हो अपनी फैक्ट्री में, तभी आप ITC ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। और इसी कंडीशन में एक बात ये भी थी कि अगर गुड्स आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी तब ITC लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। कंडीशन नंबर 3 कि टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को जमा हो जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 4 मैंने कटवा दिया। कंडीशन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहे हो कि अगर आपने क्रेडिट परचेज की थी तब भी आप ITC ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि विद इन 180 डेज आप क्या करना, सप्लायर को पेमेंट कर देना। और अगर आपने विद इन 180 डेज सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जो आपने ITC पहले लिया था वो रिवर्स करना और साथ में ब्याज भी देना 18% पर एनम के हिसाब से। हाँ, अगर आप बाद में पेमेंट कर देते हो सप्लायर को तो बाद में फिर से रिक्रेडिट ले सकते हैं आप। ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब हम आते हैं जी सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 पे। देखो भाई सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ये कह रहा है, देखो, व्हाइल क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट सच ITC शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, दैट इज इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज टेकन टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स शैल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। डन? और एक चीज़ और याद रखना, सेक्शन 41 ऑफ, ये 41 नहीं है, सेक्शन 43 है। ये सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल ऑल्सो इंक्लूड ऑल टैक्सेस। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है? देखो कि मशीनरी की कॉस्ट में सारे टैक्सेस भी इंक्लूडेड होंगे। डन? और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है यहाँ? GST का, ये CGST एक्ट का, वो कहता है कि जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना कैपिटल एसेट पे, तो ITC जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट या कह सकते हैं GST एलिमेंट जो आपने दिया होगा इस मशीनरी पे, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। और 43 क्या कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट शैल इंक्लूड ऑल टैक्सेस। इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं ना। मीन सेक्शन 43 तो क्या कह रहा है? देखो वो कहता है कि मशीनरी की कॉस्ट में GST एलिमेंट भी जोड़ो, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि भाई जब कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिखाओगे तो उसमें GST एलिमेंट को काउंट नहीं करना डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइंड रीडिंग करें, किस किस का? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 का एंड सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का, तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए तो क्या है आपके पास? ऑप्शन ए तो क्या है कि भाई आप GST एलिमेंट को, GST
को इंक्लूड कर लो, किस में, कॉस्ट ऑफ एसेट में, ठीक है। अगर आप जीएसटी को इंक्लूड कर लोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में तो फिर आप आईटीसी नहीं ले सकते, नो आईटीसी, नो आईटीसी ऑफ जीएसटी एलिमेंट। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आपने जीएसटी को कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड कर दिया तो इस पे तो आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर लोगे, ठीक है। तो जब आपने डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और ऑप्शन बी क्या है आपका, कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट को, कॉस्ट ऑफ एसेट में जीएसटी इंक्लूड ना करो, कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। तो उस केस में आप आईटीसी ले सकते हैं, आईटीसी अलाउड है। तो मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है जीएसटी एलिमेंट पे एक ही चीज़ अलाउड है, या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो जीएसटी एलिमेंट का, या फिर आप आईटीसी ले लो, दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी। आपने ना यार एक मशीन खरीदी है, वो मशीन है 1,00,000 की, उस पर आपका मान लो जीएसटी लग गया 18%, तो 18,000 रुपये जीएसटी लग गया। अब ये टोटल मशीनरी वैसे ही 1,18,000 रुपये की हो गई, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई ऑप्शन ए में तो क्या कहना चाह रहा है कि आप मशीन ही 1,18,000 रुपये की दिखा दो। तो जब मशीन 1,18,000 की दिखाओगे तो डेप्रिसिएशन भी आप कितने पे लोगे, ऑन 1,18,000 पे लोगे। तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जीएसटी एलिमेंट का, तो 18,000 रुपये का जो आईटीसी था वो नहीं मिलेगा आपको। ये मारा गया आपका। मारा क्या गया, आपने तो इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना भाई, डेप्रिसिएशन भी तो P&L अकाउंट में जाने वाला है। दूसरी बात क्या है, ऑप्शन बी में क्या करना है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। तो कॉस्ट में जीएसटी इंक्लूड ही ना करो आप, मीन्स मशीनरी तो दिखाओ 1,00,000 की और आईटीसी ले लो 18,000 का। तो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक अवेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है विच वन इज मोर फेवरेबल, फायदा किसमें है। अब एक बात सोचो, अगर आप देखो 1,00,000 पे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल ही रहा है, वो तो आपका हक है, झगड़ा सिर्फ 18,000 का है। 18,000 पे भी अगर आप डेप्रिसिएशन ले लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी ले लोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब ये सोचो डेप्रिसिएशन कितने सालों में मिलेगा भाई, जाके WDV बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, उस पर 18,000 पे पता नहीं कब तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आईटीसी अगर ले लोगे तो आईटीसी कैसे मिल जाएगा आपको, आईटीसी तो अभी मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो विच वन इज मोर फेवरेबल, ये मोर फेवरेबल क्या है कि जीएसटी एलिमेंट को कॉस्ट में इंक्लूड ना करो, उस जीएसटी एलिमेंट का आप अलग से आईटीसी ले लो, ठीक है। तो क्या फॉलो करना है आपको, मोर फेवरेबल वाली बात, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। लो इसको और क्रिस्टल क्लियर वे में लिख देता हूँ मैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए तो क्या है, ऑप्शन ए तो है टू अवेल डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी एलिमेंट आल्सो, जीएसटी एलिमेंट आल्सो। तो क्या कहना चाह रहा है, जीएसटी एलिमेंट पे भी आप डेप्रिसिएशन ही क्लेम कर लो, ठीक है। और जब डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे जीएसटी एलिमेंट पे तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, फिर आपको याद रखना। और या फिर आप क्या करो ऑप्शन बी में, टू अवेल आईटीसी ऑफ जीएसटी एलिमेंट। जीएसटी एलिमेंट का क्या ले लो आप, आईटीसी। उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नो डेप्रिसिएशन, और सारा झगड़ा सिर्फ जीएसटी एलिमेंट का है, ये याद रखना। समझ गए बात। चलो ये था सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, ठीक है जी। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 पे आते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में आ जाओ। क्या कहता है, देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 कहते हैं टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, a registered person shall not be entitled to take input tax credit after the date if by mistake he forgot to take। ये बात याद रखना। मतलब क्या हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कि आप आईटीसी लेना भूल गए। नहीं हो सकता क्या, हो सकता है भाई, इंसान ही तो हैं आप, भूल भी सकते हैं। तो आप आईटीसी लेना भूल गए,
और आपको 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने बाद याद आया, कहते यार हमने एसी भी तो खरीदा था इंस्टीट्यूट के लिए और उसके लिए तो हम आईटीसी लेना भूल ही गए। तो आप ले सकते हैं आईटीसी अब या नहीं ले सकते हैं, और कितने टाइम तक ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको 5 साल बाद याद आया तो 5 साल बाद भी आप आईटीसी ले लोगे, कुछ तो टाइम लिमिट होगा ना। वो टाइम लिमिट कहाँ दिया हुआ आपको? सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में। डन, ठीक है। तो अगर आप आईटीसी लेना भूल गए थे तो भी आप आईटीसी ले सकते हैं, बट कब तक ले सकते हैं? विच एवर इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, इनमें से जो भी डेट पहले आएगी उस डेट तक आईटीसी ले सकते हैं, बस आप उसके बाद नहीं ले सकते। ठीक है जी। और ये डेट्स हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। देखो जी, ये 2 डेट्स दी हैं आपको। नंबर 1, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 GSTR 3 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन आप भूल गए, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जब भी सितंबर वाली GSTR 3 आप फाइल करेंगे, एक डेट तो वो ले लो। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जो ट्रांजेक्शन थी ये 18-19 वाली ट्रांजेक्शन थी फाइनेंशियल ईयर, तो 18-19 कब खत्म हो गया जी? 31 मार्च 2019 को। इसके बाद जो सितंबर वाली आप ITR कह रहा हूँ, GSTR 3 फाइल करेंगे आप, तो भाई सितंबर 2019 वाली जो GSTR 3, तो सितंबर 19 वाली जो GSTR 3 आप फाइल करेंगे, कब तक फाइल करनी है आपको ये GSTR 3? ये करनी है आपको 20 अक्टूबर तक, है ना, 20 अक्टूबर 2019 तक। तो एक डेट तो ये निकल आई, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो सितंबर आएगा, सितंबर वाली जब आप GSTR 3 फाइल करेंगे, वो डेट ले लेनी है एक तो, ठीक है जी। तो मीन्स ये डेट तो आपकी फिक्स हो जाएगी हर केस में। क्या डेट रहेगी? 20 अक्टूबर रहेगी। किसका? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। 20 अक्टूबर ऑफ, लिख देता हूँ ये लो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये ट्रांजेक्शन भूल गए थे, वो खत्म होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 20 अक्टूबर आएगा, एक डेट तो ये हो गई। और दूसरा डेट क्या ले लेना है आपको यहाँ? एक्चुअल फर्निशिंग ऑफ रिलेवेंट रिटर्न। देखो ऊपर था ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, और यहाँ क्या बात कर रहा है? एक्चुअल फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। डन। तो एक्चुअल फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, रिलीवेंट एनुअल रिटर्न की बात हो रही है यहाँ। और एनुअल रिटर्न जो आपको फाइल करनी है, रेलेवेंट एनुअली जो फाइल करते हैं आप, वो कब फाइल करते हैं? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखो ये 31 दिसंबर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये तो ड्यू डेट है, क्या लास्ट डेट है कहना चाहिए। इससे पहले आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअल फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। तो कब तक आप आईटीसी ले सकते हैं अगर आप भूल गए थे तो देखो, अगर आपने रिटर्न फाइल की है कब, वैसे तो फाइल तो करना था 31 दिसंबर को, बट आपने फाइल कर दिया था सितंबर में, 10 सितंबर को फाइल कर दिया था मान लो, तो फिर 10 सितंबर लास्ट डेट हो गई। उससे पहले पहले आप आईटीसी ले लोगे जो भूल गए थे तो अच्छा है, वरना उसके बाद नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि मान लो आप जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो अपनी, वो फाइल कर रहे हो जी 20 दिसंबर को, तो उस केस में लास्ट डेट क्या बनेगी? 20 अक्टूबर, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं देखो कि भैया 20 अक्टूबर तो लास्ट डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उससे पहले पहले याद आ गया तो आईटीसी ले लो, उसके बाद नहीं ले सकते। बट हाँ, अगर आपने एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दी तो फिर वो डेट चलेगी। उससे पहले पहले अगर आपको याद आ गया तो आईटीसी ले लो, वरना भूल ही जाओ बस। अब ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है जी। तो 2 डेट याद रखोगे। कौन कौन सी 2 डेट हैं? एक तो 20 अक्टूबर, कब का? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, या फिर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। उस डेट तक अगर आपको याद आ गया तो आईटीसी ले लो, वरना भूल ही जाओ। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे ये बात आपको याद रह जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लाइक फॉर एग्जांपल इनवॉइस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 19-20 है जी, है ना। कोई इनवॉइस की एंट्री करना भूल गया, किस फाइनेंशियल ईयर का है? 19-20 का है, ठीक। तो बताओ कब तक हम आईटीसी ले सकते हैं? लास्ट डेट फॉर टेकिंग आईटीसी if
एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन कब, या तो मान लेते हैं जी 25 दिसंबर 2020, या फिर आपने एनुअल रिटर्न जो फाइल किया वो कब फाइल की है, 20 सितंबर 2020 को। दोनों केसेस में बता दो, ए में भी और बी में भी। तो मैंने आपको बताया था, देखो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, तो एक डेट तो क्या ले लो, 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा बताओ, 20-21 है ना, 20-21 फाइनेंशियल ईयर में 20 अक्टूबर कब आएगा, 20 में, ठीक है ना। तो एक तो 20 अक्टूबर 2020 हो गया। दूसरा एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है क्या, 25 दिसंबर है, तो भाई 25 दिसंबर 2020 हो गया। अब बताओ इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर मीन्स विच वन इज अर्लियर। कहते हैं जी देखो 20 अक्टूबर सॉरी, विच वन इज अर्लियर, 20 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है। इस डेट तक अगर आपको याद आ जाए कि हाँ भाई इस इनवॉइस की रिकॉर्डिंग करना भूल गए, आईटीसी लेना भूल गए, तो ले लो, वरना बस फिर भूल ही जाओ। और बी केस में क्या बनेगा, ये तो ए केस था, अब बी केस में आ जाओ। बी केस में क्या कहना चाह रहे हो कि भाई 20 अक्टूबर 2020 तो ये फिक्स है ही, और दूसरा एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इस बार आपने एक्चुअल रिटर्न कब फाइल किया, 20 सितंबर 2020 को। तो बताओ दोनों में विच वन इज अर्लियर, दैट इज 20 सितंबर 2020। तो इस बार भैया 20 सितंबर 2020 लास्ट डेट है, इस डेट तक अगर आपको याद आ जाए तो आईटीसी ले लो, और वरना बस फिर तो भूल ही जाओ, आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं फिर। क्लियर है ये बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप पहले आईटीसी लेना भूल गए थे तो कब तक ले सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, वो लास्ट डेट हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में। ठीक है जी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 तक सब क्लियर है ये। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आईटीसी से रिलेटेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्या था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्या था, देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये बोलता था कि पहली बात आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, रजिस्टर्ड डीलर होने चाहिए। नंबर 2 आपने सप्लाई ली हो किस लिए, सप्लाई फॉर बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नंबर 3 क्या था कि आपने रिकॉर्डिंग की हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, रिकॉर्डिंग भी की हो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और नंबर 4 कंडीशन क्या होती थी, नॉट अ डीलर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10, मीन सेक्शन 10 में कवर अप नहीं होने चाहिए, आप कंपोजिशन डीलर नहीं होने चाहिए। फिर हम लोगों ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को भी या रजिस्टर्ड डीलर को भी या रजिस्टर्ड सप्लायर को भी आईटीसी जब मिलेगा ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। क्या कंडीशन थी, नंबर 1 आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या फिर आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर आपके पास बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन क्या थी जी, आपने ये गुड्स रिसीव कर लिए हो, गुड्स रिसीव्ड इन फैक्ट्री होने चाहिए, जब रिसीव हो जाएंगे तभी आप आईटीसी लेंगे, वरना नहीं ले सकते। और आपके बिहाफ पे आपका एजेंट भी रिसीव कर सकता है। और अगर ये गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो आप तो आप आईटीसी कब लेंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या थी जी, सप्लायर पेड जीएसटी टू गवर्नमेंट, सप्लायर ने जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो। और कंडीशन क्या थी जी यहाँ, ठीक है जी, एक कंडीशन थी इसमें 180 दिन वाली बात। क्या था ये कि अगर आपने क्रेडिट परचेज की है तो आपने अभी सप्लायर को पेमेंट किया नहीं होगा, तब भी आप आईटीसी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 180 दिन के अंदर अंदर आप क्या करना, सप्लायर को पेमेंट कर देना। और अगर आपने 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जितना भी आईटीसी आपने लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने परसेंट, 18% के हिसाब से। ये 16(2) की बात थी जी। 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता था, वो ये कहता था भैया जीएसटी एलिमेंट, जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदोगे ना, जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदोगे या कैपिटल एसेट्स खरीदोगे तो उन कैपिटल गुड्स पे एसेट्स पे तो आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लेते हो, राइट। और जब आपने ये कैपिटल गुड्स या एसेट्स खरीदी होंगी तो उस पर जीएसटी भी दे के आए होंगे आप,
तो जो जीएसटी एलिमेंट है, झगड़ा सिर्फ उसका था, उस जीएसटी एलिमेंट पे चाहे तो आप डेप्रीशिएशन ले लेना, ठीक है, आईटीसी भूल जाना, और या फिर आप क्या करना, आईटीसी ले लेना, डेप्रीशिएशन भूल जाना, समझ के। और बेटर कौन सा है, आईटीसी लेना, डेप्रीशिएशन भूल जाना, दिस वन इज बेटर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, कि भाई अगर आप किसी इनवॉइस की रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, इनवॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप भूल गए थे तो आप आईटीसी मैक्स टू मैक्स किस डेट तक ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स किस डेट तक ले सकते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई एक तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर देख लो, और क्या देख लो, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, कि आपने एक्चुअल में वो एनुअल रिटर्न किस डेट को फाइल की है। तो वैसे लास्ट डेट तो एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर है, बट आप फाइल तो पहले भी कर सकते हैं ना, तो 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक अगर आपको याद आ गया तो आप आईटीसी ले लो, वरना तो फिर आप भूल ही जाओ। ये पढ़ा था जी हम लोगों ने सेक्शन 16 में। डन। तो नेक्स्ट क्लास में देखो हम लोग सेक्शन 17 स्टार्ट करेंगे, वो भी आईटीसी से ही रिलेटेड है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारा चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।